हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए आज के अपनी नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के अपनी न्यू वीडियो को। हमने पहले हिंदी स्टेनो के 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम अपनी विशिष्ट वाली बुक को कंप्लीट करेंगे पहले। इसके बाद में हिंदी स्टेनो को हम ना 2 बुक से सीखते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो नवीन आशुलिपि से सीख रहे हैं, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो विशिष्ट से सीखते हैं। तो पहले हम विशिष्ट वाले को कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद में हम नवीन आशुलिपि वाली जो हमारी बुक है हिंदी स्टेनो की, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो विशिष्ट आशुलिपि वाली जो बुक है इसके चैप्टर थोड़े से हार्ड हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ना थोड़ा ढंग से क्लियर करके बता रखा है चीज़ों को, जो हम डिक्टेशन में यूज करते हैं, तो उसके लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर कर रखी हैं नवीन आशुलिपि की बजाय। ठीक है, लेकिन बुक हमारी दोनों ही अच्छी हैं। आप उससे सीखना चाहो तो आप उस वाली बुक से सीख सकते हो, इससे सीखना चाहो तो इस वाली बुक से सीख सकते हो। तो चलिए आइए देखिए आज की अपनी इस वीडियो को। 13वें चैप्टर में हमारा क्या बता रखा है? अनुनासिक एवं अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक यानी कि ऐसे वर्ड जो हम कई बार बोलते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी नाक से होकर निकलती है। ठीक है, जैसे हो गया अंग। ठीक है, इस तरीके से जैसे फिंगर, तो उसमें अंग वाली जो आवाज़ है ना, उसमें थोड़ी सी जो साउंड आ रही है वो हमारी नाक से भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड इनको हम नासिक अनुनासिक इन सब में काउंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अनुनासिक एवं अनुस्वार हिंदी में नासिक व्यंजनों जैसे अंग, अने, अंग, ठीक है, अणे, न, मैं के अतिरिक्त नासिक स्वर भी होते हैं। यानी कि ये जो वर्ड हैं हमारे, ठीक है, अंग, ये जय, इसको ना अंज वगैरह ऐसी कुछ साउंड में लेते हैं। ठीक है, न, मैं, इनके अतिरिक्त जो हमारे नासिक के स्वर हैं, जिस स्वर के साथ नासिक के ध्वनि आती है उसे नासिक के स्वर या अनुनासिक कहते हैं। देवनागरी लिपि में नासिक के व्यंजन ध्वनियों तथा नासिक के स्वरों को एक बिंदी अनुस्वार से भी प्रकट किया जाता है, जो लघु स्वरों पर व्यंजन ध्वनि को प्रकट करती है, जैसे पंकज, ठीक है, पंजा। अब ये देखिए अंज, ठीक है, ज, ये वाली मैंने बताया ना कुछ ज वगैरह की साउंड देता है, तो वही आ गई पंजा। ठीक है, ऐसे साउंड देगा ये हमारा। इसके बाद में डंडा, ठीक है, बिंदु, खंबा, इनके ऊपर देखिए जो ये बिंदी है ना, ये हमारी नासिक या अनुनासिक कहलाती है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने ऐसे वर्डों को देखना है जिनमें बिंदी आती है कि इस बिंदी को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, किंतु दीर्घ स्वरों पर यही बिंदी अनुनासिक को प्रकट करती है, जैसे कांच, ठीक है, दांत, खां, पांच, माँ इत्यादि। अनुनासिक ध्वनि विज्ञान पर आधारित आशुलिपि में नासिक के व्यंजनों को रेखाओं से तथा नासिक के स्वरों को विशिष्ट ध्वनि चिन्हों से प्रकट किया जाता है। ये थ्योरी इसमें समझाने के लिए बता रखी है। ठीक है, कि कौन से वर्ड हैं जो नासिक के वगैरह में आते हैं, किस टाइप के आते हैं। तो इसके लिए हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं एक बार, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। सामान्यतः अनुनासिक ध्वनि दीर्घ स्वरों आ, ए, ई पर आती है, जिसको प्रकट करने के लिए बिंदु स्वर के स्थान पर एक हल्का वर्त लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इन्होंने माँ, कैंची, ली, खा, पेट, गांधी, गेंडा, ईट, पांच, पेच, फांसी, भैंस, पीच, दाव, दे, दी, काटा, चींची, गांठ, भेंट, ठीक है, ऊँटी, खींच, इस तरीके से लिख रखा है। तो इनको हमने लिखना कैसे, ये देखिए आप, जैसे माँ के ऊपर अब जो बिंदी आई है वो हमारी किसकी आई है, नासिक के वाली बिंदी आई है। तो अब देखिए हमने लिखा मैं के साथ में आ की वोवल है और उसके साथ में नासिक है। ठीक है, तो आ के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट। तो अगर हमने
अब खाली डॉट लगाया तो उसमें जो अंक की साउंड है वो तो हमारी काउंट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि जो बिंदी है उसकी साउंड के साथ में कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आ फर्स्ट प्लेस का है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे स्वर और इस बिंदी के लिए छोटा सा सर्कल बना देंगे। ठीक है, माँ, ये हो गया हमारा। देखिए फर्स्ट प्लेस का स्वर था तो हमने फर्स्ट प्लेस पे इसको डॉट की बजाय सर्कल में बनाया है। ठीक है, कैंची। अब ये देखिए कैंची, तो अब च के बाद में जो ई की वोवल है वो हमने लगा दी, ई की वोवल। ठीक है, लेकिन अब आई के साथ में, ठीक है, इसके साथ में क्या आई है हमारी, ये नासिके वाली जो बिंदी है वो आई है, तो आई को हमने सेकंड प्लेस माना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, छोटा सर्कल सेकंड प्लेस पे। ठीक है, ली, ई के साथ में है तो ये छोटा सर्कल लास्ट में। ठीक है, ई ऐसे हो जाएगा हमारा। इसके बाद में देखिए हमने लिखा 5, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, च। अब पै के साथ में फर्स्ट प्लेस पे है तो हमने फर्स्ट प्लेस पे बना दिया 5। ठीक है, इसके बाद में फांसी, तो सी, फै के साथ में ये हमारा लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में जैसे हमने लिखा गांधी, तो गांधी के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, ग ध। अब आ के साथ में आई है न की साउंड तो ये ऐसे लग जाएगा गांधी। ठीक है, इसके बाद में देखिए सेकंड रूल हमारा क्या बता रखा है, अनुनासिक डैश स्वर। ठीक है, यानी कि डैश स्वरों पर, ये तो हमारे कौन से थे, डॉट स्वर। ठीक है, यानी कि बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर। ये कौन से आ गए, डैश से लिखे जाने वाले स्वर। अब तक हमने क्या सीखा कि बिंदु स्वरों के साथ में अगर ये नासिक के शब्द सुनाई दें तो हमें छोटा सर्कल बनाना है, लेकिन डैश स्वरों के साथ सुनाई दे तो क्या करना है वो देखिए। डैश स्वरों पर नासिक के स्वर ध्वनि को प्रकट करने के लिए स्वर चिन्हों को रेखाओं के समानांतर लगाया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसका मतलब इन्होंने क्या बता रखा है, जैसे हमने लिखा होठ। ठीक है, तो हम क्या करते थे, होठ, ये हो गया। ठीक है, हम क्या बनाते थे, होठ, ऐसे बनाते थे होठ। लेकिन इसमें क्या है, हमारा बिंदी है साथ में, ओ के साथ में बिंदी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, हमने लिखा होठ, ओ के साथ में, तो ओ हमारा सेकंड प्लेस का ना, तो हम इस वोवल को ऐसे टेढ़ा कर देंगे कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर टेढ़ा हो गया वोवल तो उसका मतलब क्या है कि उसमें नासिके वाली जो साउंड है वो भी हमारी ऐड है। ठीक है, अगर नासिके वाली साउंड नहीं होती तो ऐसे लिखते। ठीक है, लेकिन नासिके वाली साउंड है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे हमने लिखा ऊट, तो ट। ठीक है, अब ऊ की साउंड थर्ड प्लेस की होती है ना हमारी, तो ट से पहले ऊ आया है तो हम ऐसे टेढ़ा लगाते थे डैश, लेकिन नासिक क्या आया साथ में तो ऐसे लगाएंगे अब। ठीक है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। इसके बाद में फिर हमने लिखा सौंप, तो देखिए सौंप को हम कैसे लिखेंगे, ओ की साउंड है तो सेकंड प्लेस। ठीक है, लाइन पे टच होगा, सेकी सर्कल और ये ओप। ठीक है, सौंप, ये हो गया हमारा, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद जैसे हमने लिखा काटो, तो काटो में क्या हो जाएगा हमारा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसका एक बार रूल देखिए आप। अनुनासिक के चिन्ह स्वर स्थानों पर लगाए जाते हैं, लेकिन बहुवचन बिंदु हमेशा ही रेखाओं के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, इसको देखिए कैसे, जैसे अगर हमने लिखना होता कांटा, ठीक है, हमने क्या लिखना होता,
यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखना होता कांटा, ठीक है, तो एक वचन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक कांटा, ठीक है, तो हम कैसे लिखते, कांटा, ठीक है, ये हो जाता। लेकिन कांटो, यहाँ पे क्या बहुवचन की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या के साथ में आ की है, इसके लिए तो ये लग गया हमारा तो अब ओ के साथ में ये बिंदी आई है हमारी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुवचन के लिए हम उस कॉन्सोनेंट के बिल्कुल नीचे, ठीक है, बिंदी लगा देंगे। समझ में आई ये चीज, यानी कि एक वचन की बात होती कांटा, तो हम ऐसे लिखते, एक से ज्यादा की बात हो जाए, ठीक है, बहुवचन की बात हो जाए जिसमें एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है उसके नीचे ऐसे डॉट लग जाएगी, ठीक है, ये हमारा बहुवचन में होता है। अब देखिए ईंटे, ठीक है, अगर खाली हमारी ईंट की बात होती, ईंट इसकी बात होती हमारी, तो हम क्या करते, ईंट, ठीक है, ऐसे लगाते। लेकिन ईंटे एक से ज्यादा की बात हो रही है हमारी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ईंटे बहुवचन है, तो ऐसे नीचे लग जाएगा, ठीक है, हो ठो, ठीक है, तो ये डैश वाला आ गया, डैश वाला हो गया तो क्या हो गया, ऐसे टेढ़ा बनेगा, ठो, इसके लिए नीचे लग जाएगा बहुवचन के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगला रूल देखिए, कै वर्ग व्यंजनों के पूर्व अनुस्वार, ठीक है, आरंभिक कै वर्ग कै ख ग घ एवं है व्यंजनों के पूर्व स व्यंजन आए, ठीक है, यानी कि पूरा कै वर्ग एवं है, इन व्यंजनों से पहले स व्यंजन आए और उसके बाद में अनुस्वार नासिक के ध्वनि आए, तो उसे प्रकट करने के लिए स वर्त की दिशा में एक हुक लगाया जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे संगति, ये देखिए अब ग से पहले स आ गया, ठीक है, तो स के ऊपर क्या है हमारा, नासिक है, ये हो गया हमारा स ग से पहले स आ गया और उससे पहले हमारा नासिक है, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, अब कहने की बात क्या है इसमें कि स ये वाली साउंड आ जाए किससे पहले, कैसे पहले, ख से, ग से, घ से और है से पहले, ठीक है, ये वाली साउंड आ जाए स की साउंड, तो कैसे लिखेंगे वो चीज देखिए, संगति, ठीक है, तो ये जो नासिक है ना, इसके लिए हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, छोटा सा ऐसे करके, तो अब देखिए ये घुमा, अब इसके बाद में स की सर्कल लगेगी, ठीक है, फिर ग और फिर त। अब पढ़ते हुए स पहले पढ़ा जाएगा, अंक बाद में पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखते हुए पहले आएगा, ठीक है। लिखना कैसे है, ऐसे बनाना है छोटा सा, ठीक है, उसमें से फिर ऐसे सर्कल उठाना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा संकल्प, अब कैसे पहले आ गया, संकल्प, ठीक है, और ये प, संकल्प, ये हो गया हमारा संकोच। तो संकोच में देखिए अब संकोच, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज समझ में आई यहां तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, कै, ठीक है, यानी कि कै के ऊपर हमारी ये बिंदी जो आई है हल्की सी, ठीक है, ये आ जाए कै के ऊपर, या फिर कम, काम, कन, कान, ठीक है। यदि कै वर्ग व्यंजनों के बाद अनुस्वर या नासिक के व्यंजन आए तो आरंभ में उसे एक बिंदु से प्रकट किया जाता है,
और यदि बीच में आए तो उसे प्रकट करने के लिए दूसरी रेखा को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे इन्होंने वर्ड लिख रखे हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिख दिया कंजूस। ठीक है, तो अब वही चीज कै के ऊपर अंग वाली जो थी हमारी स्टार्टिंग में, ये वाली, ठीक है, यही आ गई हमारी कंजूस। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, डॉट का यूज कर रखा है। ठीक है, जैसे हम इस कै और अंग के लिए डॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में जय और सै की सर्कल। ठीक है, जय के साथ जो ऊ की वोवल है वो यहां लग जाएगी। कंजूस, कंजूस। ठीक है, कामयाबी ये आ गया। तो अब स्टार्टिंग में क्या आ गया, काम। तो काम के लिए हमने क्या करा, डॉट का यूज, या और बी। ठीक है, कामयाबी ये हो गया हमारा। इसके बाद में जैसे आ गया कनपटी। ठीक है, तो कन के लिए डॉट का यूज, पै टी, कनपटी ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमारी बीच में आ गई। ठीक है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। अब जो कम है वो हमारा कहाँ पे आया, बीच में आ गया। तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, इनके लिए हमने पहले इनको लिखा। ठीक है, इसके बाद में अब कम के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि कम से पहले वाला जो वर्ड है उसको अलग लिखा जाएगा और बिल्कुल उसके पास में ही कम से अगले वर्ड को लिखा जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स ये हो गया। कम के लिए हमने ये बीच में स्पेस दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा नाकामयाबी, तो हमने क्या लिखा, ना। अब इसको थोड़ा यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये है, नाकामयाबी के लिए हमने लिखा ना। ठीक है, काम के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया और फिर ये या भी लिख दिया, ना कामयाबी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये चैप्टर थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम प्रैक्टिस करें और वो चीज़ हमें समझ में ना आए। तो इस चीज़ पे फोकस करिएगा थोड़ा। ठीक है, कि हम इसको अच्छे से कवर करें। ये जो 37, ठीक है, 38, 39 ये वाले जो एक्सरसाइज हैं इनको हमने करके देखना है। ठीक है, ये वाले जो डिक्टेशन है इसको हमने लिख के देखना है। ठीक है, आप स्टेनो को जितना लिखोगे उतना आपकी स्टेनो उभर कर आएगी। ठीक है, जितना आप उसको लिख के देखोगे उतनी आपकी वो बेटर होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेनो की प्रैक्टिस कम करोगे तो फिर आप स्टेनो को नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है कि हम इसको ऐसे रट लिया और रटने के बाद हम इसको लिख सकते हैं, नहीं। ये ऐसी चीज़ है जिसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना हमें आएगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, दिन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे बैठ के इसको लिख के देखा करो। ठीक है, रूल्स को पढ़ा करो बुक से अच्छे से, फिर इनकी प्रैक्टिस करके देखा करो, तब जाके आपकी स्टेनो अच्छी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना चाहते हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, अगर कोई डाउट लगे कि हमें ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।